ये कहानी है रामपुर गांव की। ये गांव एक समय में स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन एक श्राप के कारण ये गांव में हमेशा मौत का तांडव मचा रहता है। इस गांव का अभिशाप शुरू होता है एक कमली नाम की औरत से। बरसात का समय चल रहा था। उस साल इतना पानी बरसा कि उसकी मकान की छत इस बरसात को सहन नहीं कर पाई और वो पूरी टूट चुकी थी। हे भगवान, मेरे मकान की तो सारी छत लगभग टूट चुकी है। इतनी बरसात मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? आशा दीदी के घर चली जाती हूँ। बरसात निकलने तक वहीं रह लूँगी। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे मना नहीं करेगी वो। कमली आशा के घर की ओर जाने लगती है अपने बच्चे के साथ। भयंकर पानी बरस रहा होता है। आशा, ओ आशा दीदी, कोई सुन रहा है मेरी आवाज़? आशा दीदी। तभी वहाँ आशा आ जाती है। क्या हुआ कमली, तू इतनी तेज बरसात में बाहर क्या कर रही है? बहन, मेरे घर की सारी छत टूट चुकी है। मैं तेरे पास आश लेकर आई हूँ। कृपा करके कुछ दिनों के लिए हम दोनों को तुम्हारे मकान में एक शरण दे दो। अरे बहना, मेरे मकान में थोड़ी ही जगह है और हमारा परिवार ही मुश्किल से उसमें रह पाता है। आप कहीं और देख लो। कमली का दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि जिसको वो सबसे करीबी समझती थी तो वो थी उसकी दोस्त आशा। कमली का पति नहीं था, वो एक हादसे में इस दुनिया से चला जाता है। ठीक है बहन, मुसीबत में तूने मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। कमली उसके बच्चे को लेकर जाने लगती है। गांव में लगभग उसमें सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कमली का बेटा ठंड और पानी के कारण बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है घंटों पानी में भीगने के कारण। बेटा, बेटा, आंखें खोल बेटा। मैं कैसी अभागन माँ हूँ। पहले पति को खो दिया और अब मेरा बेटा भी लगता है मुझसे बिछड़ने वाला है। लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए, किसी से मदद मांगनी चाहिए। रुक बेटा, मैं अभी आती हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, दरवाजा खोलो मुखिया जी। क्या है? तकलीफ क्या है तुझे? क्यों बरसात में लोगों को परेशान कर रही है? मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो बेहोश हो गया है। कृपा करके मेरी मदद कर दो। मेरे बच्चे को अस्पताल भिजवा दीजिए। ये गरीब तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तू यहाँ दोबारा आई तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कमली की मदद कोई नहीं करता है। वो अपने बेटे के पास जाने लगती है। वो जैसे ही अपने बेटे के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया छोड़ दिया था। कमली जोर जोर से रोने लगती है। 30 घंटे तक लगातार बरसात होती रहती है। अब कमली की स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। भूख, ठंड और पानी और उसके बेटे की मौत ने उसे अब तोड़ दिया था। अब कमली भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती थी। बरसात निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। कमली को हार्ट अटैक हो जाता है। उसने मरते मरते कुछ कहा, मैं इस गांव को श्राप देकर जा रही हूँ। इस गांव में हर जगह मौत का तांडव होगा। जब दिन रहेगा तब बहुत भीषण गर्मी बरसेगी और जब रात होगी तो बहुत तेज ठंड और बर्फ की बरसात होगी। रोज कई लोगों की मौतें होंगी। पानी पीने को तक नसीब नहीं होगा। इतना कहकर कमली भी अपनी दम तोड़ देती है। लेकिन कमली ने गांव को जो श्राप दिया था वो किशन ने सुन लिया था। 48 घंटे बाद बरसात बंद हो जाती है। तभी कमली की लाश के पास गांव के लोग आते हैं। अच्छा हुआ जो मर गई। हमेशा गांव के लोगों को परेशान करती रहती थी। अगर मैं बेचारी की मदद कर देती तो शायद आज ये दोनों जिंदा होते। वो लोग माँ और बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अब शुरुआत होती है उस महाविनाश की, जिसकी चिंगारी कमली के दिल से निकली थी। ये चिंगारी किस मोड़ पर रुकेगी कोई नहीं जानता है। रात हो जाती है। ये मौसम तो बरसात का चल रहा था, लेकिन अब ठंड पड़ने लगती है। अरे भैया, ये हो क्या रहा है? अचानक ठंड कैसे पड़ने लगी? हाँ भाई, तुम कह तो सही रहे हो। अभी अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब अचानक ठंड कैसे पड़ने लगी? भाई, बरसात हो रही है, शायद इसलिए ठंड पड़ रही हो। हाँ,
तुम कह तो ठीक रहे हो, शायद इसी कारण ठंड पड़ रही हो, लेकिन ये ठंड थोड़ी सी अजीब सी क्यों लग रही है मुझे, जैसे ये कुछ लेना चाहती है हमसे। कुछ घंटों में इतनी जोर से ठंड पड़ने लगती है कि बर्फ बारिश होने लगती है। हर घंटे पर वो ठंड एक नया ही मोड़ ले रही थी। टेम्परेचर लगभग -1 डिग्री हो जाता है। अरे भाई, मैं तो चला मेरे घर। ये ठंड नहीं है, ये तो कोई महाविनाश का संकेत है। भला बरसात में ऐसी ठंड कहां से आ जाएगी। मेरी तो हड्डी ही जमने लगी है। मुकेश, सच में ये कोई मुसीबत ही लगती है। अभी गांव का कोई भी लोग तैयार नहीं था इस ठंड से लड़ने के लिए। अब हमारा क्या होगा? ये अचानक मौसम परिवर्तित कैसे हो सकता है? ये कोई श्राप है या कोई जादू? कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रात के करीब 12 बज जाते हैं। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जिसे बर्फ की चादर ने ना ढका हो। लोगों में हड़बड़ाहट होने लगती है। गांव में रघुवीर नाम का एक बूढ़ा आदमी इस ठंड को सहन नहीं कर पाया और वो इस दुनिया से चला गया। जो कमली की दोस्त थी आशा, उसी रात उसका पति भी इस दुनिया को छोड़ देता है। गांव में उस दिन 2 लोगों की मौतें हो जाती हैं। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन किशन नाम के इस आदमी को सब कुछ पता होता है। लेकिन इसने लोगों में कहीं डर न हो जाए, इस डर से ये किसी को कुछ नहीं बताता है। भाई, आज रात पता नहीं कहां से इतनी ठंड आई और हमारे 2 चिरागों को लेकर चली गई। आज गर्मी भी कुछ ठीक नहीं लग रही। बहुत गर्मी लग रही है आज। एक ही दिन की ठंड से लोगों की फसलें खत्म होने की कगार पर थीं। दिन के करीब 10 बज रहे होते हैं। अब शुरू होता है भीषण गर्मी का कहर। भैया, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? इतने तेज गर्मी कैसे पड़ने लगी है? मेरा तो बदन जलने लगा। अरे चाय बारे भैया, पानी है क्या आपके पास? भाई, पानी रात की ठंड से सारा बर्फ बन गया है। दिन के करीब 12 बज जाते हैं। अब इतना गर्मी पड़ने लगती है कि लोगों की जानें नहीं निकल रही थी और सब कुछ हो जाता है। टेम्परेचर लगभग 52 डिग्री है जाता है। मैं लगता हूँ मरने वाला हूँ। मेरा शरीर जल रहा है बहुत जोर से। प्यास भी लग रही है। मैं अपने घर चलता हूँ भाइयों। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पानी की बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं। टेम्परेचर 57 डिग्री हो जाता है। तालाब में पानी भी थोड़ा सा होता है। तुम लोग रोना बंद करो। इतनी गर्मी में अगर रोगे तो तुम्हारा भी कुछ भी हो सकता है। वो लोग मुखिया की बात मान लेते हैं और रोना बंद कर देते हैं। इन लाशों को अभी यहीं रहने दो। सब अपने अपने घर जाओ। टेम्परेचर 60 डिग्री के करीब है। इतने तापमान में हमारा जीवित रहना कठिन है। सब लोग कूलर पंखे की हवा लो, जाओ। कई लोग तो इतना गर्म से बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन ये अभी पहला दिन ही होता है। उस दिन को वो लोग जैसे तैसे काट लेते हैं। भाई, अच्छा हुआ जो हम बच गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। देखो अब कितना सुंदर मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा। कुछ समय गुजर जाता है और ठंड अपना प्रकोप दिखाने लगती है। अरे किशन, अचानक सर्दी कैसे पड़ने लगी? किशन उसकी पत्नी को भी कुछ नहीं बताता है। पता नहीं सुमन, ये क्या हो रहा है 2 दिन से हमारे गांव में। कभी भी सर्दी आ जाती है, कभी भी गर्मी हमला कर देती है। प्रकृति भी अब मनमानी कर रही है। हे भगवान, तू हमको सीधा क्यों नहीं उठा लेता है? मौसम भी अब तो मनमानी करने लगा है। जब चाहे ठंड आ जाती है, जब चाहे गर्मी आ जाती है। ये जरूर कोई अनहोनी है। कल से यहाँ कोई मत आना भाइयों। अगर ऐसे ठंड गर्मी पड़ती रही तो इस तरह तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मुखिया रात को बीमार पड़ जाता है। लोग उसके मदद करने उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन रात की ठंड और दिन की गर्मी ने लोगों को जीने और मरने की कगार पर खड़ा कर दिया था और मुखिया जी भी अपनी दम तोड़ देते हैं। मुखिया जी भी हमको इस संकट के समय में छोड़कर चले गए। अब हम क्या करेंगे? कैसे लड़ेंगे इस ठंड और गर्मी से? वो सुबह होते ही मुखिया जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह 1 महीना हो जाता है। अब गांव में कुछ ही लोग बचे हुए थे। रोज रोज की ठंड और गर्मी से कुछ बीमार होकर मर गए और कुछ ठंड और गर्मी से इस दुनिया से चले गए। भाइयों, गांव में
करीब 200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब सिर्फ 20-30 लोग ही बचे हैं। मैं भी बहुत बीमार रहने लगा हूँ। मेरी बीबी बच्चे सब जा चुके हैं। किसी दिन मैं भी चला जाऊंगा। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लगी है। मुझे सब पता है कि ये घटना कैसे और क्यों हो रही है। अरे किशन, तुझे क्या पता है? अगर सच में तुझे पता है तो बता ना भाई कि ऐसा अचानक हमारे गांव में क्या हुआ है जो इतने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तो अब सुनो, मैं वैसे तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबको सच्चाई बता देनी चाहिए। किशन उनको सब कुछ बताने लगता है। मैं इस गांव को श्राप देकर जा रही हूँ। इस गांव में हर जगह मौत का तांडव होगा। जब दिन रहेगा तब बहुत भीषण गर्मी बरसेगी और जब रात होगी तो बहुत तेज ठंड और बर्फ की बरसात होगी। रोज कई लोगों की मौतें होंगी। पानी पीने को तक नसीब नहीं होगा। अरे किशन भाई, तुमने गांव से इतना बड़ा राज छुपाया, आखिर क्यों? अगर मैं बता देता तो भी क्या कर सकते थे हम लोग। अरे हमको महाराज लालगिर से मिलना चाहिए। वो एक महान आत्मा है, वो जरूर कोई न कोई उपाय बता ही देंगे। तो फिर देरी क्यों, अभी चलते हैं। सब महाराज लालगिरी के पास आ जाते हैं। क्या बात है, तुम्हारे मुख पर ये चिंता क्यों दिखाई दे रही है? महाराज, आपको तो पता ही होगा कि हमारे गांव में मौत का तांडव चल रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? बेटा, ये एक गरीब आत्मा का श्राप है जो तुम्हारे गांव में कहर बनकर टूट रहा है। महाराज, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या इस श्राप को नष्ट नहीं किया जा सकता है? नहीं बेटा, श्राप फलित होकर ही रहता है। इसको मैं तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं नष्ट कर सकते। महाराज, कोई तो उपाय होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी समस्या का समाधान ही ना हो। एक समाधान है। क्या समाधान है महाराज? कृपया हमको शीघ्र बताओ। तुम सब गांव वाले उस गांव को खाली कर दो। बस यही एकमात्र उपाय है। महाराज, ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारी जमीन जायदाद सब यही रह जाएगी, फिर हम लोग करेंगे क्या? बेटा, अगर अपने प्राणों को तुम बचाना चाहते हो तो यही एकमात्र उपाय है। अब इसके सिवाय कोई भी उपाय नहीं बचा है, क्योंकि श्राप को निष्फल नहीं किया जा सकता। ठीक है महाराज, हम लोग उस गांव को खाली कर देंगे। करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी इतना तेज ठंड पड़ने वाला है, तुम्हारा पूरा गांव बर्फ का गोला बन जाएगा। फसलें तो छोड़ो, पानी और शुद्ध हवा भी लेने को नहीं मिलेगी। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे महाराज। जो आपने हम सबको समय रहते सचेत कर दिया, हम बहुत जल्दी ही गांव को खाली कर देंगे। वो लोग गांव को छोड़ने पर शोध करने लगते हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। लो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल लास्ट टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें